नमस्कार, स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम अक्सर चर्चा में रहता है, योगी आदित्यनाथ। उनका रास्ता अ, आध्यात्म से शुरू हुआ और भारत के सबसे बड़े राज्य के शीर्ष राजनीतिक पद तक पहुंचा। ये अपने आप में एक असाधारण यात्रा है ना? बिल्कुल असाधारण तो है ही। और हमारी ये जो बातचीत है, इसका आधार है संन्यास से सत्ता तक, योगी आदित्यनाथ नाम की जो स्रोत सामग्री है, उसके कुछ अंश। हमारा इरादा यही है कि इस स्रोत में जो जानकारी हमें मिलती है, उसके जरिए अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक के इस पूरे सफर के अहम पड़ावों को समझें और उनके मायने क्या हैं, ये टटोलें। हाँ, सही है। स्रोत की एक शुरुआती लाइन है जो ध्यान खींचती है। एक नौजवान लड़का जिसने बचपन में ही आध्यात्म का मार्ग चुन लिया, जो किताबों से नहीं बल्कि सेवा और त्याग से राजनीति में आया और जिसने भारत के सबसे बड़े राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली। ये पंक्तियां खुद ही एक बड़ी कहानी की तरफ इशारा कर रही हैं। सही बात है। तो सवाल यही उठता है कि भाई कैसे आध्यात्म के रास्ते पर चलने वाला एक व्यक्ति राजनीति के इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचा। ये स्रोत इस पहेली के कौन से हिस्से हमारे सामने रखता है? बिल्कुल। और देखिए, भारतीय राजनीति के संदर्भ में अगर देखें तो ये सफर इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये अध्यात्म और सक्रिय राजनीति के बीच एक सीधा पुल बनाता दिखता है। आमतौर पर हम इन दोनों दुनियाओं को काफी अलग अलग देखते हैं ना, लेकिन यहाँ स्रोत एक तरह से एक संगम की कहानी बता रहा है और यही चीज इसे अध्ययन का एक काफी दिलचस्प विषय बना देती है। अच्छा। तो स्रोत के आधार पर हमारी जो चर्चा रहेगी वो मुख्य रूप से कुछ हिस्सों पर केंद्रित होगी, जैसे उनका शुरुआती जीवन और शिक्षा, फिर वो मोड़ जब उन्होंने संन्यास लिया। हाँ, वो निर्णायक मोड़। बिल्कुल। उसके बाद राजनीति में उनका आना और लगातार आगे बढ़ना, और फिर जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी भूमिका और कार्यशैली, जैसा भी स्रोत में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू से ही शुरू करते हैं। स्रोत उनके बचपन की एक तस्वीर देता है। जन्म 5 जून 1972, उत्तराखंड का पंचूर गांव, और नाम था अजय सिंह बिष्ट। जी। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी काफी सामान्य बताई गई है। पिता फॉरेस्ट रेंजर थे। स्रोत में सादा जीवन, उच्च विचार वाली जो परवरिश होती है, उसका जिक्र है। हाँ, एक साधारण पृष्ठभूमि। फिर आती है उनकी शिक्षा। गणित में स्नातक, बीएससी मैथ्स। ये थोड़ा चौंकाता है क्योंकि स्रोत साथ ही ये भी बताता है कि बचपन से ही उनका रुझान पढ़ाई में तेज और अनुशासित तो थे, पर झुकाव आध्यात्म, ध्यान, साधना, भारतीय परंपराओं की तरफ ज्यादा था। तो ये दोनों बातें, गणित की तार्किकता और अध्यात्म का खिंचाव, ये एक साथ कैसे? क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? ये जुड़ाव कैसे बना? हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प पहलू है जिस पर स्रोत इशारा करता है। एक तरफ गणित जैसा विषय है जो पूरी तरह लॉजिक, तर्क और विश्लेषण पर आधारित है, और दूसरी तरफ है अध्यात्म, ध्यान, साधना, जिसमें आस्था और शायद अंतर्ज्ञान का ज्यादा महत्व है। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक उनके शुरुआती जीवन में जो अनुशासन और सादगी दिखती है, वो शायद बाद में उनके व्यक्तित्व और फैसलों का एक कह सकते हैं अहम हिस्सा बनी। ऐसा लगता है कि स्रोत ये दिखाना चाह रहा है कि ये कोई विरोधाभास नहीं था, बल्कि उनके चरित्र की एक जटिल बुनावट थी। अच्छा। हो सकता है गणित की पढ़ाई से जो एक तार्किक ढांचा मिला, अनुशासन मिला, और दूसरी तरफ अध्यात्म से जो वैचारिक दिशा और संकल्प मिला, इन दोनों ने मिलकर ही उन्हें आगे की भूमिकाओं के लिए एक अनोखे तरीके से तैयार किया हो। कम से कम स्रोत इसी तरफ संकेत देता है। तो गणित की पढ़ाई के बाद रास्ता सीधा गोरखनाथ मठ की ओर। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जैसा स्रोत बताता है। जी हाँ, बहुत बड़ा। वहां उनकी मुलाकात हुई महंत अवैधनाथ से। वो उनके गुरु बने और उन्होंने ही उन्हें दीक्षा दी। हाँ, महंत अवैधनाथ। और यहीं पर अजय बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ। संन्यास ले लिया उन्होंने। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोत इसे सिर्फ एक नाम बदलना या कोई व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा का अगला कदम नहीं मानता। सही कह रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका क्या महत्व बताया गया है, क्या गहरा अर्थ है इसका? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत इस बात पे काफी जोर देता है कि गोरखनाथ मठ जो है वो सिर्फ एक पूजा पाठ या आध्यात्मिक साधना का केंद्र भर नहीं है। इसका पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक राष्ट्रीय स्तर पर भी सदियों से गहरा सामाजिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि राजनीतिक प्रभाव भी रहा है। ये अपने आप में एक शक्ति केंद्र रहा है हमेशा से।
अच्छा, एक शक्ति केंद्र। हाँ, तो स्रोत के नजरिए से अगर देखें, जब अजय बिष्ट ने योगी आदित्यनाथ के रूप में दीक्षा ली तो ये केवल एक व्यक्तिगत बदलाव या आध्यात्मिक कदम नहीं था। वो एक ऐसे संस्था और परंपरा के कह सकते हैं उत्तराधिकारी बन रहे थे जिसका अपना एक स्थापित प्रभाव क्षेत्र था, जिसके अनुयायियों का एक बहुत बड़ा आधार था और जिसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान थी। स्रोत बताता है कि महंत अवैधनाथ जैसे कद्दावर गुरु का मार्गदर्शन मिलना और फिर मठ की वो सदियों पुरानी विरासत, ये दोनों ही चीजें उनकी भविष्य की दिशा तय करने में, उनकी सार्वजनिक छवि बनाने में और शायद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आकार देने में भी मतलब बेहद निर्णायक साबित हुई। अच्छा, तो ये एक तरह से सिर्फ आध्यात्मिक दीक्षा नहीं थी, बल्कि अगर स्रोत के इशारों को समझे तो ये शक्ति, संरचना, जनसंपर्क और नेतृत्व की बारीकियों में एक तरह का अनौपचारिक प्रशिक्षण भी था। समझ गया। और फिर राजनीति में उनका प्रवेश भी उतना ही मतलब नाटकीय सा लगता है जैसा स्रोत बताता है। सिर्फ 26 साल की उम्र में 1998 में वो पहली बार गोरखपुर से सांसद चुने गए। हाँ, बहुत कम उम्र में। ये काफी कम उम्र मानी जाएगी, है ना, सक्रिय राजनीति में इस स्तर पर पहुंचने के लिए। बिल्कुल। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी। स्रोत इस बात को खास तौर पर रेखांकित करता है कि वो 1998 से लेकर 2017 तक यानी लगभग 2 दशक तक लगातार 5 बार लोकसभा के लिए चुने जाते रहे। 5 बार, हाँ। ये अपने आप में उनकी राजनीतिक पकड़ को तो दिखाता ही है। और इसी दौर में स्रोत के अनुसार उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नाम का एक संगठन भी बनाया, जिसका घोषित उद्देश्य स्रोत में बताया गया है समाज, धर्म और राष्ट्रहित के कार्यों को आगे बढ़ाना। जी, एक युवा सन्यासी का सीधे राष्ट्रीय राजनीति में आना और फिर लगातार 5 लोकसभा चुनाव जीतना, ये यकीनन असाधारण है। स्रोत के मुताबिक ये उनके अपने चुनाव क्षेत्र गोरखपुर और आसपास के इलाकों में उनकी मजबूत पकड़ और बढ़ती लोकप्रियता का साफ संकेत था। हाँ, कह सकते हैं कि मठ के प्रभाव के साथ साथ उनकी अपनी कार्यशैली और मुद्दों को उठाने के उनके तरीके ने उन्हें अपने समर्थकों के बीच काफी मजबूती से स्थापित कर दिया। और ये हिंदू युवा वाहिनी, हाँ, हिंदू युवा वाहिनी के बारे में स्रोत बताता है कि ये संगठन उनके राजनीतिक आधार को और मजबूत करने, उनके विचारों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और खासकर युवाओं को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण जरिया बना। हालांकि स्रोत ये भी संकेत देता है कि इस संगठन की गतिविधियां कई बार विवादों में भी रहीं। अच्छा, विवादों में भी। हाँ, यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर स्रोत सीधे तौर पर शायद बहुत विस्तार से नहीं जाता, लेकिन इशारा जरूर करता है कि एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि वाले, एक सन्यासी की पहचान वाले व्यक्ति के लिए सक्रिय चुनावी राजनीति की जो जटिलताएं होती हैं, दांव पेच होते हैं, कभी-कभी काफी तीखी बहसें होती हैं, हाँ, वो तो हैं। उनके बीच अपना रास्ता बनाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। उनकी लगातार चुनावी सफलता स्रोत के अनुसार उनके राजनीतिक कौशल और जमीनी जुड़ाव की कहानी तो कहती है, लेकिन इन चुनौतियों का जिक्र भी कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और फिर आता है साल 2017। ये उनकी राजनीतिक यात्रा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। एक ऐतिहासिक जीत थी वो। हाँ, बहुत बड़ी जीत थी। हाँ, और इस जीत के बाद कई बड़े बड़े नाम चल रहे थे, लेकिन उन सब को पीछे छोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुना गया। जी। स्रोत बताता है कि ये फैसला काफी लोगों के लिए, राजनीतिक पंडितों के लिए भी मतलब अप्रत्याशित था, एक बड़ा सरप्राइज। सही बात है, कई लोग चौंक गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद स्रोत के अनुसार उन्होंने काफी तेजी से काम करना शुरू किया और उनकी कार्यशैली, उनके फैसलों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हाँ, वो काफी सक्रिय दिखे। स्रोत में जिक्र है कि उन्होंने कई मोर्चों पर एक साथ काम शुरू किया, जैसे बिजली, सड़कें, पानी और हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और खासकर अपराध नियंत्रण पर भी। जी, कानून व्यवस्था पे काफी जोर था। उनकी एक खास नीति, जिसे मीडिया ने और लोगों ने बुलडोजर नीति का नाम दिया, वो बहुत ज्यादा चर्चा में आई। हाँ, वो तो काफी सुर्खियों में रही। स्रोत ये भी कहता है कि ये नीति जितनी चर्चित हुई उतनी ही विवादित भी रही। हाँ, दोनों बातें थीं। इन सब चर्चाओं और विवादों के बीच स्रोत ये भी रेखांकित करता है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में जनता ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और वे दोबारा मुख्यमंत्री चुने गए,
जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कई दशकों बाद हुआ था कि कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करके दोबारा सत्ता में लौटा हो। जी हाँ, ये भी एक रिकॉर्ड था। तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहचान कैसे बनी? स्रोत इस पूरी तस्वीर को किस तरह से देखता है? देखिए, स्रोत के मुताबिक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहचान की कई परतें हैं। पहली, जैसा आपने कहा, तेज कार्यशैली। हाँ, स्रोत इसे उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा बताता है। मतलब एक ऐसा प्रशासक जो फैसले लेने और उन्हें लागू करने में यकीन रखता है। दूसरी, कठोर प्रशासक की छवि। अच्छा। ये जो बुलडोजर नीति का जिक्र है, स्रोत इसी छवि की ओर इशारा करता है। स्रोत इसे एक तरह से दोधारी तलवार की तरह पेश करता है। एक ओर तो इसे अपराध और अवैध कब्जों पर सख्ती के प्रतीक के तौर पर उनके समर्थकों ने देखा, जैसा स्रोत बताता है। वहीं दूसरी ओर इसके इस्तेमाल के तरीके पर, इसके पीछे की मंशा पर और इसके कानूनी आधार पर आलोचकों ने गंभीर सवाल उठाए। इसका जिक्र भी स्रोत में मिलता है। ठीक है। तीसरा पहलू है हिंदुत्व का एजेंडा। स्रोत उन्हें इस विचारधारा के एक प्रमुख चेहरे के तौर पर प्रस्तुत करता है। और चौथा, विकास का दावा। बिजली, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में जो काम हुए, उनका जिक्र भी स्रोत करता है। अच्छा, विकास के काम भी। हाँ, और 2022 की जो चुनावी जीत थी, स्रोत उसे सीधे तौर पर इन सब मिलीजुली वजहों का नतीजा मानता है। यानी जनता के एक बड़े वर्ग ने उनकी कार्यशैली, उनके हिंदुत्व के एजेंडे और विकास के दावों के इस मिश्रण को अपनी स्वीकृति दी, ऐसा स्रोत का आकलन लगता है। तो स्रोत उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में दिखाता है जो अपनी विचारधारा पर अडिग है, कड़े फैसले लेने से हिचकते नहीं और जिनके नेतृत्व में समर्थन और विरोध दोनों ही काफी मुखर है। आपने समर्थन और विरोध की बात की और स्रोत उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व के इस पहलू पर भी काफी ध्यान देता है। ये एक तरह की दोहरी छवि है जिसके बारे में स्रोत बताता है। जी हाँ, ये बहुत साफ दिखता है। एक तरफ, जैसा आपने कहा, स्रोत बताता है कि उन्हें हिंदुत्व के प्रतीक, एक मजबूत नेता के तौर पर बहुत सराहा गया। उनके समर्थकों ने उन्हें एक नायक की तरह देखा। हाँ, उनके समर्थकों में ये छवि है। वहीं दूसरी ओर स्रोत में इस बात का भी साफ जिक्र है कि उनके कई आलोचक हैं, जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विपक्षी दल हैं। वो उनके कुछ फैसलों को और बयानों को अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानते हैं, विभाजनकारी मानते हैं और संविधान की भावना के विपरीत भी मानते रहे। हाँ, आलोचना भी उतनी ही तीखी रही है। यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है हमारे सुनने वालों के लिए कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो स्रोत सामग्री में कहा गया है। इसमें हमारा अपना कोई नजरिया या समर्थन शामिल नहीं है। हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ स्रोत आधारित जानकारी है। स्रोत में योगी आदित्यनाथ का एक कथन भी शामिल किया गया है जो शायद उनकी सोच है, उनके काम करने के तरीके को दिखाता है। हम विकास भी करेंगे और धर्म भी निभाएंगे। हाँ, ये लाइन काफी बार दोहराई गई है। और स्रोत ये भी कहता है कि आलोचनाओं के बावजूद वो अपने तय किए रास्ते पर मजबूती से चलते रहे हैं। जी। स्रोत में वर्णित ये जो द्वंद्व है, यानी एक तरफ जबरदस्त समर्थन और दूसरी तरफ उतनी ही तीखी आलोचना, ये आज के दौर के कई मजबूत और वैचारिक रूप से स्पष्ट नेताओं के साथ जुड़ा हुआ दिखता है। हाँ, ये पैटर्न दिखता है। ये सिर्फ उनकी नेतृत्व की शैली के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि समकालीन भारतीय राजनीति में जो ध्रुवीकरण बढ़ रहा है उसके बारे में भी बहुत कुछ कहता है, जैसा स्रोत के विवरण से लगता है। और ये जो दावा है विकास और धर्म को साथ लेकर चलने का, जिसका उल्लेख स्रोत में है, ये दिखाता है कि वो अपनी राजनीतिक पहचान और अपने प्रशासनिक कामों को इन दो स्तंभों पर आधारित करने की कोशिश करते हैं, या कम से कम जनता के सामने ऐसी तस्वीर पेश करना चाहते हैं। अच्छा, स्रोत इस दावे के वास्तविक असर या जमीनी हकीकत पर कोई आखिरी फैसला नहीं सुनाता, लेकिन ये जरूर बताता है कि उनके समर्थक इसे उनकी सफलता मानते हैं, जबकि आलोचक इसे अपनी चिंताओं का कारण। ये दिखाता है कि उनके कार्यकाल का मूल्यांकन काफी हद तक देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है, और स्रोत इन दोनों ही नजरियों को हमारे सामने रखता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो स्रोत संन्यास से सत्ता तक योगी आदित्यनाथ उनके जीवन के उतार चढ़ावों और अहम पड़ावों को एक धागे में पिरोने की कोशिश करता है। अजय सिंह बिष्ट के रूप में एक सामान्य पृष्ठभूमि और आध्यात्मिक रुझान वाला लड़का, वहां से शुरू होकर गोरखनाथ मठ के महंत का शिष्य बनना, फिर उत्तराधिकारी बनना, वहां से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखना, लगातार सांसद रहना और आखिरकार भारत के सबसे जटिल और महत्वपूर्ण राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना और दोबारा चुना जाना, ये पूरी यात्रा स्रोत के अनुसार काफी असाधारण है। यकीनन असाधारण है। स्रोत का जो निष्कर्ष है वो भी काफी दिलचस्प है। वो उन्हें सिर्फ एक राजनेता या मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखता, नहीं, बल्कि उन्हें एक विचारधारा का प्रतीक मानता है,
एक खास तरह की नेतृत्व शैली का उदाहरण मानता है और शायद भारतीय राजनीति में जो एक नया दौर चल रहा है या नया अध्याय जुड़ रहा है उसके प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करता है। हाँ, एक प्रतीक के तौर पर। भविष्य को लेकर स्रोत एक खुला सवाल छोड़ देता है कि क्या उनका राजनीतिक सफर यहीं तक रहेगा या वो और ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। इसका जवाब, जैसा स्रोत कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा। हाँ, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन स्रोत इस बात पर सहमत लगता है कि उनकी अब तक की जो यात्रा रही है वो अपने आप में अद्भुत रही है। हाँ, और अगर हम स्रोत सामग्री पर आधारित इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये कहानी मुख्य रूप से यही दिखाती है कि स्रोत के नजरिए से गहरी आस्था और व्यावहारिक प्रशासन का एक साथ चलना कम से कम इस मामले में संभव हुआ है। ये दिखाती है कि कैसे संन्यास के मार्ग से निकलकर भी सक्रिय राजनीति, सत्ता और सार्वजनिक सेवा का रास्ता तय किया जा सकता है। ये हमें इस पर भी सोचने को मजबूर करता है कि जब गहरी आध्यात्मिक या धार्मिक आस्था और ठोस राजनीतिक शक्ति एक साथ आती हैं, तो ये शासन की प्रकृति को, उसके मूल्यों को, उसकी प्राथमिकताओं को कैसे प्रभावित करती है। क्या ये पारंपरिक राजनीतिक मॉडल से कुछ अलग होता है और ये भविष्य के नेतृत्व के लिए किस तरह के नए प्रश्न या संभावनाएं और शायद चुनौतियां भी पेश करती है। हाँ, ये सोचने वाले बिंदु हैं। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर ये स्रोत हमें विचार करने के लिए प्रेरित करता है। निश्चित रूप से ये एक ऐसी यात्रा और एक ऐसा नेतृत्व है जिस पर आगे भी चर्चा और विश्लेषण होता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जी।